नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले बात करेंगे उस युद्ध की जो आज दुनिया में हो चुके 2 विश्व युद्ध जैसा खतरनाक रूप अख्तियार करते जा रहा है। एक दिन में अगर 1300 लोगों की मौत होगी तो आप भी यही कहेंगे। आज रूस यूक्रेन बैटलफील्ड से ऐसी ही खबर आई है। युद्ध पर सबसे लेटेस्ट और घातक हमले पर हमने एक धमाकेदार रील तैयार की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आज दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर आपको दिलचस्प जानकारी भी देंगे। अतीक अहमद की मौत के बाद अब उसके भांजे ने वसूली, रंगदारी, धमकी वाला सारा काम संभाल लिया है। अतीक के भांजे जका का वसूली वाला ट्रेलर सामने आया है। उसने कारोबारियों को उसी अंदाज में धमकी दी है जिसके लिए कभी अतीक अहमद कुख्यात था। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से सियासी घमासान छिड़ा है। शीर्ष प्रतिष्ठान के प्रमुख संभाजी भिड़े ने गांधी जी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से महाराष्ट्र सुलग रहा है। कई जिलों में सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। सत्ता में आज आपको आंखों की सत्ता की भी बात हम करेंगे। आई फ्लू का कहर पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एम्स में हर रोज औसतन 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इस पर हमने एक्सपर्ट्स की सटीक राय के साथ आपको सेहतमंद और सावधान रखने वाली एक कुंजी तैयार की है। मणिपुर हिंसा पर सियासत नॉनस्टॉप जारी है। आज इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर के राहत शिविर में पहुंचे, पीड़ितों से बात की। वहीं बीजेपी ने पूछा क्या प्रतिनिधिमंडल बंगाल में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएगा। तमाम राजनीति के बीच असल सवाल अभी भी वही है कि मणिपुर में शांति कब होगी। राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम हैं। नई टीम में 13 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए गए हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले भारत में बाघों की संख्या बढ़ी है। 2022 की गणना में देश में बाघों की संख्या अब 3167 हो चुकी है, जो कि वैश्विक संख्या का लगभग 75% है। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश 785 बाघ के साथ पहले नंबर पर। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस युद्ध की जो अब तक के सबसे विध्वंसक, सबसे विनाशक और सबसे विस्फोटक दौर में पहुंच चुका है। पिछले 1 साल 5 महीने और 5 दिन से हर दिन आप रूस यूक्रेन जंग की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। बैटल जोन से आई खबरें और जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ 24 घंटे में 1300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाए तो सोचिए युद्ध अब कितना भयानक रूप अख्तियार कर चुका है। अब यह जंग सिर्फ पुतिन और जेलेंस्की के कब्जे और अकड़ की नहीं रह गई है, ना ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व की रह गई है। यह जंग एक ऐसी चेन रिएक्शन बन गई है जिससे रोज लाशों का अंबार निकल रहा है। यूक्रेन में 24 घंटे की खूनी पिक्चर ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के विध्वंस की याद दिला दी है। अब हर लाश एक सवाल है, लेकिन इस पर कोई बवाल नहीं है। मानवाधिकारों के चैंपियन मस्त हैं और यूएन की चुप्पी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। सत्ता में आज रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे विध्वंसक दावे की पड़ताल करेंगे और शांति के कबूतर उड़ाने वाली संस्था यूएन से भी सवाल करेंगे कि लाशों के पहाड़ और बम, गोले, मिसाइलों की बौछार के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ कर क्या रहा है। क्या युद्ध के मैदान में वैचारिक खाट लगाकर हुक्का पीने वाली मुद्रा में रहना और दूर से ज्ञान बांटना ही संयुक्त राष्ट्र का असली चेहरा है? क्या ऐसी संस्था से वसुधैव कुटुंबकम वाले विचार के प्रसार की उम्मीद की जा सकती है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन्न है, जिसके बारे में सुनकर हर किसी के मन में विश्व युद्ध, नरसंहार, बड़े आतंकी हमलों जैसी कई खौफनाक और दर्दनाक घटनाएं दिमाग में आ रही हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से दावा किया गया है कि 28 जुलाई को रूस की सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव में अटैक किया गया है। रूस की सेना ने एक दिन में यूक्रेन के 700 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 11 इलाकों पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है। वहीं यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसकी सेना ने एक दिन में रूस के 560 सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी अटैक में कुछ सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो एक दिन में 1300 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पहले विश्व युद्ध में सिर्फ 4 दिन ऐसे थे जिनमें 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में
विनाश बहुत ज्यादा हुआ था, लाखों लोगों की मौत हुई थी। आंकड़ों को इकट्ठा करके औसत निकाला जाए तो इस युद्ध में भी 1000 लोग हर रोज मारे गए। इन दोनों महायुद्ध की कसौटी पर एक दिन में 1300 लोगों का मारा जाना बहुत बड़ी घटना है। तो यह युद्ध पिछले 1 साल 5 महीने 5 दिन से नॉन स्टॉप चल रहा है। कभी रूस की सेना यूक्रेन पर जमीनी और आसमानी अटैक करती है तो कभी यूक्रेन घातक हथियारों से जोरदार जवाब देता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध महाविनाशकारी साबित हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ है। पुतिन की सनक, ज़ेलेंस्की की जिद और अमेरिका के हथियारों के व्यापार की कीमत है लाशों का वो ढेर जो हर रोज लग रहा है। आप कुछ सेकंड की न्यूज रील देखिए और अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन इस समय युद्ध की आग में किस कदर जल रहा है। People of Belgorod region are too tired from Putin's war. Воевать, наверное, мы бы не так выходили из Советского Союза. В этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота. Мы вышли как две суверенные страны. У нас не было никаких претензий. F-16 is not at a group, and your leadership truly provides results. So let's together provide you ones. We gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. Неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую... तो संयुक्त राष्ट्र संघ हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर खास तरीके का कूटनीतिक एजेंडा चलाता रहा है। असल में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं अमेरिका सहित कुछ गिने चुने देशों के रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। युद्ध के मैदान में वैचारिक खाट पर बैठकर हुक्का पीना, ज्ञान बांटना, शांति के कबूतर उड़ाकर आपस में बधाइयां बांटना और अपनी जंग लगी तलवार दिखाकर व्यर्थ के उपदेश देने की कोशिश करना, ये सब संयुक्त राष्ट्र के कुछ खास गुण हैं। सबसे कड़वा सत्य यह है कि दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के लिए संयुक्त राष्ट्र का सुस्त रवैया ही जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र का अपना इतिहास तरह तरह की नाकामियों से भरा हुआ है। दुनिया में जब भी बड़े युद्ध हुए हैं या फिर मानवता पर संकट आया है, संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा चुप्पी साधी है और दिखावे वाली चिंता की लकीरों के पीछे खुद को छुपा लिया है। वर्ष 1950 में जब अमेरिका ने साउथ कोरिया का पक्ष लेकर नॉर्थ कोरिया पर हमला किया था, तब संयुक्त राष्ट्र खामोश रहा। वर्ष 1955 से 1975 के बीच जब अमेरिका ने वियतनाम में जनसंहार किया, तब भी संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर सका, या कहें कि उसने कुछ करना ही नहीं चाहा। वर्ष 2003 में जब अमेरिका ने जनसंहार के हथियारों का बहाना बनाकर इराक पर हमला किया, तब भी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान में अमेरिका का घुसना और उसे बर्बाद करके वहां से निकलना किसी से छुपा नहीं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा अपने कर्तव्यों को कुचलकर शांति पाठ किया। इन युद्धों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने बार बार घुटने टेके और अमेरिका के सामने सजदे किए। अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध को ही ले लें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है? आपका जवाब शून्य में होगा, क्योंकि ना तो यूएन रूस के हमले को रोक पाया और ना ही यूक्रेन को रोक पाया, और तो और यूएन की कोई भी अपील युद्ध को नहीं रोक पाई। अंजाम कितना खौफनाक हुआ और हो रहा है, आज पूरी दुनिया देख रही है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति की बात करें तो इसमें कुल 193 देश शामिल हैं।
वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की केंद्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में 35,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के दो प्रमुख बजट होते हैं। एक है सामान्य बजट, जिससे यूएन का कामकाज चलता है, सैलरी दी जाती है। 2023 के लिए यह बजट करीब 27,900 करोड़ रुपए है, 27,900 करोड़ रुपए। और दूसरा बजट होता है यूएन की तरफ से शांति स्थापित करने का बजट, या कहें कि शांति के कबूतर उड़ाने और खोखला ज्ञान देकर जिम्मेदारियों से छुट्टी प्राप्त करने का बजट। 2023 के लिए बजट करीब 53,400 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फंड और ट्रस्ट फंड भी होते हैं जो HIV को खत्म करने या मानवाधिकारों की रक्षा करने के अभियान चलाने में इस्तेमाल होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बजट के लिए पैसा उसके सदस्य ही देते हैं और यह पैसा सदस्य देशों की भुगतान करने की क्षमता के अनुसार तय होता है। इसमें देखा जाता है कि जनसंख्या कितनी है और कमाई कितनी है। अब आपको बताते हैं, अमेरिका से यूएन को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अमेरिका यूएन के सामान्य बजट का 22% और यूएन के शांति स्थापना बजट का 28% हिस्सा देता है। चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस भी बड़ी रकम देते हैं। ऐसे में यूएन का झुकाव अमेरिका और उसके दोस्तों की तरफ हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक लाइन में कहें तो यूएन एक बूढ़ा अमेरिकी शेर है जिसका जन्म 1945 में हुआ था, जिसकी उम्र 78 वर्ष है, जिसके दांत और नाखून नहीं है और जो ठीक से दहाड़ भी नहीं पाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के साथ एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। व्यापार के एक बड़े और महत्वपूर्ण रूट पनामा नहर में पानी की कमी के कारण दुनिया में संकट बढ़ सकता है। 2022 में पनामा नहर के रूट से 14,200 से ज्यादा जहाज गुजरे थे, लेकिन सूखे के कारण इस बार इस रूट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सीमित की जा रही है। अभी हर दिन 36 जहाज यहां से गुजरते हैं, लेकिन पनामा कैनाल अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 30 जुलाई से जहाजों की संख्या कम कर दी जाएगी। ऐसा होने से वैश्विक व्यापार के प्रभावित होने के आसार हैं। हर साल इस नहर में जो टोल टैक्स इकट्ठा होता है वो ही करीब 23,000 करोड़ रुपए है। यहां 10,000 लोग काम करते हैं। इस नहर की मदद से 24,000 किलोमीटर की दूरी कम होती है और व्यापार का खर्च कम हो जाता है। इसके जरिए हर साल अरबों रुपए का व्यापार होता है। आप समझ सकते हैं कि यहां शिप्स की आवाजाही में दिक्कत आना कितनी बड़ी खबर है। पनामा नहर में सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इसे झीलों के पानी के जरिए मैनेज करने की अब कोशिश की जा रही है। और राजनीतिक खबरों में आपने अक्सर सुना होगा कि सत्ता का ट्रांसफर हो गया। हमारी अगली खबर अपराध की सत्ता के ट्रांसफर का है, और जहां आपराधिक सत्ता अब अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोग या तो अब जिंदा नहीं है या फिर फरार है। आपराधिक सत्ता के ट्रांसफर की यह खबर उत्तर प्रदेश की है और यह ट्रांसफर हुआ है अतीक अहमद के गैंग में। पिछले कुछ महीने अतीक अहमद गैंग के लिए बहुत बुरे रहे। इस गैंग को चलाने वाले जो बड़े चेहरे थे या तो वो मारे गए या फरार हैं या फिर जेल में हैं। अगर अतीक अहमद के फैमिली ट्री को देखें तो उसमें इस गैंग के सरगना अतीक अहमद की हत्या हो गई। अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की हत्या भी उसी के साथ हुई। अतीक अहमद के एक बेटे असद अहमद का भी एनकाउंटर हो गया। इधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार हैं, लंबे समय से फरार हैं। अतीक अहमद का खास शूटर गुड्डू मुस्लिम भी भागा हुआ है। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे सुधार गृह में हैं और 2 बड़े बेटे जेल में बंद हैं। कुल मिलाकर अतीक के गैंग को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब ये कमान संभाली है ज़का ने। ज़का अतीक अहमद की बड़ी बहन शाहीन और उनके पति मोहम्मद अहमद का बेटा है। अतीक अहमद की हत्या और उसके बेटों के जेल जाने के बाद अतीक के भांजे ज़का ने एक गैंग की कमान संभाल ली है, यानी अतीक के गैंग की सत्ता अब ज़का के पास है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि अतीक के गैंग की कमान संभालने के बाद ज़का काफी एक्टिव है। ज़का भी अतीक अहमद के मॉडल पर ही काम कर रहा है। फोन पर लोगों को धमकाने और वसूली करने के नेटवर्क को उसने फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ज़का ने प्रॉपर्टी डीलर साबिर हुसैन को धमकी दी। ज़का ने साबिर हुसैन से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। साबिर हुसैन की शिकायत पर 28 जुलाई को ज़का के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसे पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि ज़का जेल में बंद अतीक के बेटों के संपर्क में था। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एक बार सुनिए इस मामले में पीड़ित ने ज़का पर
और क्या क्या आरोप लगाए। मैं कचहरी से जब लौटा हुआ था तभी इसके सारे गुर्गे जो है पता लगा के मेरे पीछे पीछे कि ये कचहरिया के साइड जा रहा है। लेकिन हम गए उस दिन अपने भाई के घर के पास, लेकिन दूसरे दरवाजे से हम निकल गए और ये लोग आगे के दरवाजे से ये सब जो है वहाँ पे असलहा लेके आए, गाली वाली दे रहे थे, जान से मारने की धमकी। शायद अगर उस टाइम मुझे ये पा जाते, गेट जैसे तोड़ा जा रहा था, अगर गेट टूट जाता मुझे पा जाते तो मेरी हत्या हो जाती, क्योंकि अतीक अहमद के इशारे पे ही सारा काम ये हुआ है। आसाद कालिया ही इसमें मेन है, वही चाहता है कि मेरी हत्या हो। अतीक अहमद के इशारे पे सारा काम हो रहा था। फायरिंग वगैरह हुई थी, लेकिन फायरिंग कब इन लोगों ने किया? मेरे घर पे जाके, जब इनको पता चला कि हम यहाँ नहीं अपने भाई के घर पे, तो मेरे घर पे जा करके इन लोगों ने फायरिंग की। अब मुझे बहुत मतलब किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे इतना डर था कि मैं कहीं निकल नहीं पा रहा था, ना कहीं जा पा रहा था। तो आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात को प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे और कैमरे के सामने ही इनकी हत्या गोली मारकर की गई थी। हालांकि घटनास्थल पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस हत्या के पीछे के मकसद का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इस हत्याकांड के बाद से अतीक गैंग खामोश था, लेकिन अब प्रयागराज पुलिस ये दावा कर रही है कि अतीक गैंग फिर से एक्टिव हो गया है, लोगों से रंगदारी मांग रहा है और इसकी कमान अतीक के भांजे जका के हाथ में। अपराध की सत्ता के बाद राजनीति और विवादों की सत्ता। आज विवादों की कुंजी महाराष्ट्र से खुली, जहां श्री शिव प्रतिष्ठान के प्रमुख संभाजी भिड़े के एक बयान पर विवाद इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र के कई जिलों में सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। विवाद की पूरी कहानी डिकोड करें उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर यवतमाल की है, जहां संभाजी के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस लोगों को हिरासत में ले रही है, हंगामा मचा हुआ है, कई जगहों पर संभाजी भिड़े के पोस्टर फाड़े गए हैं। ये दूसरी तस्वीर पुणे की है। यहां भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संभाजी भिड़े के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सिर्फ सड़क पर कार्यकर्ता ही प्रदर्शन नहीं कर रहे, नेता भी बयान देकर अपना गुस्सा जता रहे हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर एनसीपी या शरद पवार गुट। इन दोनों दलों की तरफ से संभाजी भिड़े पर एक्शन की मांग की जा रही है। और हंगामे के बाद अब विवाद की कहानी समझते हैं। दरअसल श्री शिव प्रतिष्ठान के प्रमुख संभाजी भिड़े इस हफ्ते अमरावती के अपने संगठन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आरोप है कि इसी कार्यक्रम में संभाजी भिड़े ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की। भिड़े ने यह विवादित दावा किया कि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता नहीं थे, एक मुस्लिम जमींदार उनके असली पिता थे। इसके आगे संभाजी भिड़े ने और भी अपमानजनक बातें कहीं, जो हम आपको ना बता सकते हैं और ना ही सुनवा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक बातों को किसी विमर्श में स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। इस आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस और एनसीपी ने संभाजी की गिरफ्तारी की मांग की है। विपक्षी पार्टियां इसे सरकार को दबाव में लेने के मौके के रूप में देख रही हैं, तो बीजेपी और शिवसेना भी कह रही है कि कानून के मुताबिक काम होगा। संभाजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस बीच पुलिस ने कहा कि शिकायतें मिली हैं, नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। कल महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस पर हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आज महात्मा गांधीला, राष्ट्रपित्याला तुम्ही असं काहीतरी बरबडतात, हे ते काय भांग पिऊन येता की काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली विष करण्याचं काम आज संभाजी भिडे करतोय। महात्मा गांधींच्या विरुद्ध बोलण्याची याची औकात आहे काय? हे कोणचं राजकारण आलं आणि ही कोणचं शासन चालवणं आलं असं नाही।
आम्ही त्यांना म्हटलेलं आहे की आम्ही उद्याच म्हणजे रविवारी संध्याकाळपर्यंत आम्ही जरा शांत बसतो. तोपर्यंत जर ह्याच्यावर गुन्हे दाखल झाले नाही, देशद्रोहाचे आणि ह्याला अटक झाली नाही, तर आम्ही मग आंदोलन छेडू आणि मग आम्हाला तुम्ही थांबवू शकणार नाही. अमरावतीमध्ये राजापेठ पोलीस स्टेशन येथे संभाजी भिडे गुरुजी यांच्यावरती IPC 153 अनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचं सिंहासन करण्यासाठी ते काही प्रयत्न करतायत वगैरे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या ते स्वतंत्रपणे करत असतात. त्याच्यामुळे त्यांचा आणि भाजपशी संबंध जोडणं हे योग्य नाही. अब सवाल है कि जिस संभाजी भिड़े के एक बयान पर पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है, वो व्यक्ति है कौन? संभाजी भिड़े महाराष्ट्र में एक दक्षिणपंथी गैर राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते हैं. महाराष्ट्र में अपना खुद का एक संगठन श्री शिव प्रतिष्ठान चलाते हैं. RSS के बड़े कार्यकर्ता रहे बाबाराव भिड़े के भतीजे हैं. संभाजी खुद भी RSS में रह चुके हैं, लेकिन कुछ विवादों के बाद उन्होंने RSS को छोड़ दिया था. 1984 में संभाजी ने खुद का श्री शिव प्रतिष्ठान नाम का एक संगठन बना लिया. श्री शिव प्रतिष्ठान के लाखों सदस्य पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं. श्री शिव प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत इनका लक्ष्य हिंदुओं को शिवाजी और संभाजी के ब्लड ग्रुप का बनाना है. संभाजी अक्सर अपने भाषणों और बयानों के कारण विवादों में रहते हैं. भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में संभाजी आरोपी हैं. विवादों की सत्ता के बाद अब बात हिंसा से सत्ता से जो हासिल करने की कोशिशें होती हैं उसकी कर लेते हैं. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन हिंसा पर ब्रेक लग जाए ऐसा हुआ नहीं. ताजा मामला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में TMC के पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या का है. मगरहाट 2 ब्लॉक के अर्जनपुर इलाके में तृणमूल के विजयी उम्मीदवार महमूद हरामी की हत्या कर दी गई. पूर्वाग्राम इलाके में बदमाशों ने उन पर गोली चलाई और निशाना चूक गया, जिसके बाद उन्हें धारदार हथियारों से काट डाला गया. आनंद फानन में महमूद हरामी को डायमंड हार्बर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. हिंसा की आशंका को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. एक दूसरा मामला नादिया के नाक्षीपारा का है. आरोप तृणमूल समर्थित लोगों पर लगा है. आरोप है कि तृणमूल समर्थित अपराधियों ने एक व्यक्ति को उसके घर से बाहर निकाला और बंदूक की नोक पर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी. जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका नाम खबीर शेख है. दरअसल बीरपुर के पंचायत चुनाव में खबीर शेख ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था. इससे सत्ताधारी दल के लोग खबीर से नाराज हो गए थे और कई बार उसे जान से मारने की धमकी दे चुके थे. आरोप है कि कल रात अचानक उसके घर पर तृणमूल के 10-12 लोग आए, उसे घर से खींच लिया. इसके बाद बंदूक की बट से जमकर पीटा. पिटाई के दौरान खबीर जमीन पर गिर गया. चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़े तो बदमाश मौके से भाग गए. इसके बाद गंभीर हालात में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने पूछताछ के बाद अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है. इस घटना से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है. कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर थमा नहीं है. विजेताओं के लिए तो खास तौर पर यह राजनीतिक डायलॉग मारा जा रहा है कि जीत भी गए तो जान की कोई गारंटी नहीं. ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है. सत्ता में अब बात करते हैं उस खतरे की जिसने दिल्ली, NCR ही नहीं देश के कई शहरों में लाखों लोगों की आंखों में पानी ला दिया है. लोगों की आंखें लाल हो रही हैं और उनमें जलन भी हो रही है. हम बात कर रहे हैं आई फ्लू के लगातार बढ़ रहे खतरे की. पिछले कुछ दिनों से देश भर में आई फ्लू के हजारों मरीज रोज सामने आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि 2004 के बाद 2023 में आई फ्लू दिल्ली में सबसे तेजी से फैल रहा है. दिल्ली आंखों के संक्रमण की राजधानी बना हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ में अब तक आधिकारिक रूप से करीब 20,000 मामले सामने आ चुके हैं. यह आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि खतरा कितना बड़ा है. गैर आधिकारिक आंकड़े तो इससे भी ज्यादा होंगे. आज हम आई फ्लू के बारे में आपको हर वो जानकारी देंगे जो आपको और आपके परिवार की आंखों के लिए बेहद जरूरी है. इसलिए आपकी आंखों से जुड़ी जानकारी वाली ये जो कुंजी है वो अगले कुछ मिनटों में आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए.
एक एक करके सवालों को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि आई फ्लू है क्या। दरअसल हमारी आंखों में कंजक्टिवा नाम की एक पारदर्शी परत होती है जो आंखों के सफेद हिस्से को कवर करती है। जब इस परत में इंफेक्शन हो जाता है जिससे आंखों में लाली आ जाती है, खुजली होने लगती है, तो इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसी कंजक्टिवाइटिस बीमारी को आई फ्लू या पिंक आइज का नाम दिया जाता है। इसमें आंखों से पानी बहता रहता है। बारिश के मौसम में आई फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। वातावरण में नमी बढ़ने से एलर्जी और संक्रमण की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। आई फ्लू के इस खतरे से कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आई फ्लू किसी को भी हो सकता है। किसी भी उम्र के इंसान को आई फ्लू अपना शिकार बना सकता है, लेकिन फिर भी बच्चों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए उन्हें सावधानी भी ज्यादा बरतने की जरूरत है। आई फ्लू शुरुआती लक्षण जो उसके होते हैं उसमें आंखों में जलन होना और धीरे धीरे आंखें लाल या गुलाबी हो जाना। इसके साथ ही लगातार आंखों में खुजली इसमें होने लगती है और लोग यहीं पर एक बड़ी गलती कर देते हैं। अपनी आंखों में खुजली करके इस रोग को और बढ़ा देते हैं। आंखों से पानी गिरने लगता है, आंखों में सूजन आ जाती है और कुछ मामलों में पलकें भी आपस में चिपकने लगती हैं। आंखों में दर्द महसूस होने लगता है। रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। आई फ्लू एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसके बारे में एक भ्रांति यह है कि वो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनकी आंखों में देखने से ये फैल जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई फ्लू संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से या संक्रमित वस्तु को छूने के बाद आंखों को छूने से हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। आई फ्लू से कैसे बचें, इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की और एक न्यूज रील भी आपके लिए तैयार की। बारिश का सीज़न एनीवेज सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, और बाढ़ हो गई तो और गंदगी हो गई, तो इसलिए जो हवा में सारे कीटाणु हैं वो बहुत क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं। व्हेनेवर दे रीच योर आई, ये टच से फैलते हैं। हाथ से फैलेगी या कांटेक्ट से फैलेगी। मैं आपके पास में बैठा हूँ तो आपको नहीं लगेगा, मगर मैंने मोबाइल जो यूज़ किया है, डोर हैंडल खोला है, लिफ्ट के बटन दबाए हैं, जैसे कि हम कोविड में कहते थे फैलता, उसी तरह से ये भी फैलती है, कांटेक्ट से फैलती है। सावधानी सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि आप जो है आँख को टच ना करें। अगर आपको आँख को टच करना ज़रूरी है तो पहले आप अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करिए। उसके बाद में आपके पास में सैनिटाइज़र होते हैं, सबके पास है, कोविड ने हमको ये शिक्षा भी दी हुई है, उससे आप क्लीन करके फिर अगर करेंगे तो आपको आँख में लगने की संभावना कम होती है। अगर आप अपने घर में अपने आप को अलग रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। हर एक के व्यक्तिगत टॉवेल वगैरह होना चाहिए। मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो देखिए आपने मोबाइल कहाँ रख दिया, उसको पकड़ रहे हैं, आप मोबाइल को साफ़ करके रखिए, उसको कॉमन। इस बार जो हम कंजंक्टिवाइटिस देख रहे हैं, इट्स लार्जली एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस एंड इट्स हेमरेजिक। हेमरेजिक से मतलब है छोटी छोटी जो आँख में ब्लड वेसल्स हैं वो फट रही हैं, जिससे लाल लाल चिकत्ते भी मिल रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की बातें आपने सुन ली। एक बार इन बातों का सार अब आपको बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे जरूरी बात, आप ये ध्यान रखें कि आंखों को हाथ से बिल्कुल ना रगड़ें, बार बार साफ ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें, मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल ना के बराबर करें। स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो आंखों को जल्दी आराम मिलेगा। साथ ही आप अपने चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल ना करें। आंखों में इंफेक्शन बढ़ने पर और किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और कोशिश करें कि घर से बाहर कम से कम निकलें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह कि अगर आपको आई फ्लू हो जाए तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाती है। आई फ्लू में 2 से 3 दिन में आपको आराम मिलने लगता है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। कुछ मामलों में अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे ठीक होने में 10 से 14 दिन का वक्त भी लग सकता है। आई फ्लू एक ग्लोबल संक्रामक रोग है। WHO का अनुमान है कि हर साल कम से कम 50 लाख लोग आधिकारिक रूप से आई फ्लू का शिकार होते हैं। हालांकि यह आंकड़ा बहुत कम है, क्योंकि आई फ्लू के मामले अधिकतर
रिपोर्ट नहीं होते हैं। इस बीमारी के सारे केस दर्ज करने का कोई कारगर तरीका नहीं है। और अब बात इंसाफ की सत्ता की, जिसमें तारीख पर तारीख बीत रही है, लेकिन भारत की अदालतों में लंबित मुकदमे कम नहीं हो रहे। कल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में यह बताया कि देश के हाईकोर्ट्स में 71,000 ऐसे मामले हैं जो पिछले 30 साल से लंबित हैं, जबकि लोअर कोर्ट में 30 साल से पुराने मुकदमों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। इससे पहले 20 जुलाई को सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि 14 जुलाई तक देश में कुल लंबित मुकदमों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में करीब 69,766 मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट में कुल लंबित मामलों की संख्या 6,62,953 है और निचली अदालतों में 4,41,35,357 मामलों में सुनवाई चल रही है। पिछले साल के मुकाबले लंबित मुकदमों की संख्या इस साल बढ़ी है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यानी NGDG की रिपोर्ट के मुताबिक देश के अदालतों में लंबित मामलों में 61,57,268 मामले ऐसे हैं जिनमें वकील पेश ही नहीं हो रहे और 8,82,000 मामलों में केस करने वालों और विरोधी पक्ष ने कोर्ट आना ही छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 66,58,131 मामले ऐसे हैं जिनमें आरोपी या गवाहों की पेशी नहीं होती है। इसके अलावा निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों के 5,388 से ज्यादा और उच्च न्यायालयों में 330 से ज्यादा पद खाली हैं। ऐसे आंकड़े ही आगे चलकर फिल्मी डायलॉग्स में तब्दील हो जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि तारीख पर तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, अदालतों की स्पीड बढ़नी चाहिए। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। 2 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से चूराचांदपुर के राहत शिविर में मुलाकात की। केंद्र सरकार को पूरा जोर लगा के पहले सारा हथियार को बरामद करना चाहिए। आम लोगों को निरस्त ना करने पाएंगे तो इस तरह खून खराबा रुकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगी। विपक्षी सांसदों के दल के दौरे के बीच मणिपुर के चूराचांदपुर में छात्र छात्राओं ने प्ले कार्ड लेकर अपना दुख बयां किया। काला मास्क लगाए छात्रों का कहना है कि उनकी पढ़ाई ठप है, हमें समाधान चाहिए। उधर इम्फाल में हुई एक विशाल रैली में मैतेई समाज की महिलाओं ने कुकी के लिए अलग नियम बनाने की मांग की। अनुसुईया उइके ने हिंसा के दौरान प्रभावित हुए लोगों से चूराचांदपुर के राहत शिविर में मुलाकात की और खाने पीने का सामान और दवाएं बांटी। उन्होंने राहत कैंप में रह रहे बेघरों को जल्द 400 घर सौंपने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि ताज़ा हालात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मामले में सीबीआई ने हत्या, अपहरण समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस बीच पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई विद्रोही गुटों को चीन से मदद मिल रही है।